इस शो के सभी गेस्ट, घटना या खबर काल्पनिक नहीं है। किसी भी तरह का हो हल्ला, गाली गलौज या बेमतलब की बहस यहाँ प्रतिबंधित है। किसी भी लिंग, जाति या धर्म को ठेस पहुँचाना हमारा मकसद नहीं है। हम पूरी रिसर्च और तर्क के साथ इसलिए चर्चा करते हैं ताकि झूठ से पर्दा उठ सके और सच आपके सामने आए। धन्यवाद। सूरज पर प्रतिबंध अनेकों और भरोसा रातों पर, नयन हमारे सीख रहे हैं हंसना झूठी बातों पर। ये कवि कुमार विश्वास की दो लाइन है। रिवाज बदलेगा? मुझे लगता है कि अब कांग्रेस आ रही है। इस वक्त हिमाचल प्रदेश के सियासी गलियारे गुलजार हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों ने विधानसभा चुनाव में जीत के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया है। राज्य में जगह जगह चुनाव प्रचार और सियासी बैठकों, रैलियों का दौर देखने को मिल रहा है। इस बार पहाड़ी राज्य में राज बदलेगा या रिवाज? लड़ाई इसी पर टिक गई है। इस पर बात करेंगे, लेकिन हिमाचल में अलग अलग क्षेत्रों में कई मुद्दे हैं। तो सबसे पहले आपको प्रदेश के चुनावी मुद्दे बताते हैं कि क्या हैं चुनावी मुद्दे हिमाचल प्रदेश के चुनाव में। हिमाचल चुनाव के बड़े मुद्दे। हिमाचल चुनाव में ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा सबसे गर्म है। इस समय जो नई स्कीम चल रही है उसका बड़ा विरोध हो रहा है और लोग ओल्ड पेंशन स्कीम की बात कर रहे हैं। दूसरा बड़ा मुद्दा है बेरोजगार जो है वो सबसे ज़्यादा है। वहाँ पर 12% बेरोजगारी बताई जा रही, 12% लोग बेरोजगार हैं, तो वो बड़ा मुद्दा हो गया। 4 लेन प्रभावितों का मुद्दा भी गर्मा रहा है। जो डेवलपमेंट के नाम पर 4 लेन्स बनाई जा रही है उससे जिन पर असर पड़ता है उसका मुद्दा भी काफ़ी गरमाया हुआ है। और सेब, आप जानते हैं कि एप्पल जो है हिमाचल की सेब, किन्नौर की सेब, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। उसके लिए भी जवाब मांग रहे हैं कि उनको किस तरह से पूरा माल का दाम मिल पाए। गांव की पगडंडियों से भी बदतर हुई सड़कों की हाल बड़ा ख़राब है वहाँ पर हिमाचल में। ये भी एक बड़ा मुद्दा बन गया है। और महंगाई पर भी डबल इंजन की सरकार से जवाब मांग रहे हैं लोग कि डबल इंजन की सरकार के बाद भी वहाँ पर महंगाई नहीं रुक रही। हिमाचल में जो हमारे लोग हैं, जवान हैं, नौजवान हैं, वो सेना में बहुत भर्ती होते हैं, तो वहाँ अग्निपथ योजना भी बड़ा मुद्दा बन रही है और विपक्ष इसको बड़ा मुद्दा बना रही है कि सेना में जाने के लिए। हिमाचल प्रदेश का 37 साल का रिवाज आखिर है क्या, जिसे तोड़ने की बीजेपी बात कर रही है। वहाँ का नारा ही चल रहा है, रिवाज या राज। रिवाज है सत्ता परिवर्तन का, यानी हर चुनाव के बाद सत्ता बदल जाती है। हम डाटा के जरिए आपको समझाते हैं कि कैसे क्या रिवाज है हिमाचल की विधानसभा का। हिमाचल विधानसभा के यदि आप देखें 1985 से देखें तो हर बार सरकार बदल रही है। 1985 में कांग्रेस, 90 में बीजेपी, फिर 93 में कांग्रेस, फिर 98 में बीजेपी, उसके बाद लगातार यही चल रहा है। 2003 में फिर कांग्रेस की सरकार आई, तो अगली बार जब चुनाव हुआ 2007 में तो बीजेपी की सरकार बनी, फिर 2012 में कांग्रेस की सरकार बनी, वीरभद्र सिंह थे, और 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। तो अब 2022 है, तो बार बार हर चुनाव में सरकार बदल रही है। तो वहाँ पर नारा चल रहा है कि राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा। 2017 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में बहुमत हासिल किया था। बीजेपी ने 2/3 सीटों पर जीत हासिल की थी। आपको बताते हैं पिछले विधानसभा चुनाव का हाल क्या रहा था। 2017 की विधानसभा चुनाव में क्या हाल रहा। कुल सीटें हिमाचल में है 68, उसमें भारतीय जनता पार्टी को 44 सीटें मिली, कांग्रेस को 21 सीट मिली, उससे करीब करीब आधी सीटें सीपीआईएम को 1 सीट मिली और अन्य को 2 सीटें वहाँ पर मिली हैं। बीजेपी को 48.8% वोट वहाँ पर मिले थे इस चुनाव में 2017 में। कांग्रेस को 41.7% वोट हासिल हुए थे। यानी आप देखें कि वोट का डिफरेंस जो है बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन सीटों का अंतर बहुत है। और उसमें भी महत्वपूर्ण बात है कि 20 सीटों पर जीत का अंतर 3000 वोट से भी कम रहा था। 20 सीटों पर जो चुनाव नतीजा है उसमें
उनका अंतर, और 6 सीटें ऐसी थी जहां जीत का अंतर 1000 मतों से भी कम था। तो इस पर भी दोनों पार्टियों की निगाहें हैं कि ये जो सीटें हैं उन पर कैसे चुनाव नतीजे बदले जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के जो चेहरे थे पिछली बार के चुनाव में, प्रेम कुमार धूमल, वो चुनाव हार गए थे। प्रेम कुमार धूमल चुनाव हार गए थे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को 44 सीटें वहां मिली थी, और जब चुनाव का नतीजा आया, बीजेपी की सरकार बनने का मौका आया, तो नया चेहरा सामने आया, जयराम ठाकुर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बने। हिमाचल प्रदेश में एक तरफ है 37 साल का रिवाज, दूसरी तरफ डबल इंजन का राज, जिस पर बीजेपी और कांग्रेस में जमकर वार पलटवार हो रहा है। प्रियंका गांधी से लेकर जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ, सचिन पायलट, सभी अभी अपनी अपनी पार्टी को जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगा रहे हैं। सुन लेते हैं खुद ही। अब हिमाचल की जनता इसको ध्यान में रखते हुए चुनाव में आशीर्वाद देने के लिए और समर्थन देने के लिए आतुर है। एक उत्साह का वातावरण है। सर, जो पुराना वो मित्र छूट जाएगा इस बार। बिल्कुल रिवाज बदलेगा और राज जयराम ठाकुर जी का रहेगा, मोदी जी के आशीर्वाद से। मन बना लिया है क्या? मन बना लिया है कि नहीं? रोटी पलटेंगी कि नहीं? मुझे लगता है कि अब कांग्रेस आ रही है। युवाओं के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए, बहन और बेटियों के लिए, व्यापारियों के लिए और समाज के प्रत्येक तबके के लिए शासन की योजनाएं बिना भेदभाव के तैयार हैं। डबल इंजन की सरकार का ही एक कमाल है। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी और आज कई सभाओं को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी संबोधित कर रहे हैं। तो अगर मुख्यमंत्री उनके काम पर इतना कॉन्फिडेंस बीजेपी को होता तो शायद इतने बड़े नेता रोज इस प्रकार से अपना टाइम, अपने संसाधन ज़ाय ना करते। तो इट्स अ डेफिनेट इंडिकेशन दैट द बीजेपी इज ऑन अ बैक फुट इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। बीजेपी इस बार सत्ता में वापसी और रिवाज बदलने का दावा कर रही है। इस बार बीजेपी ने अपने चुनाव प्रचार अभियान को भी विजय संकल्प अभियान का नाम दिया है। पार्टी का चुनाव अभियान भी इस रिवाज पर केंद्रित होता नजर आ रहा है। पार्टी की ओर से जगह जगह नया रिवाज बनाएंगे, फिर बीजेपी लाएंगे के नारे, पोस्टर्स लगवाए गए। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इस बार बदलेगा ट्रेंड या फिर रहेगा बरकरार? क्या है कांग्रेस की चुनावी रणनीति और भारतीय जनता पार्टी के पास क्या हथियार हैं? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं 4 विद्वत मेहमान। चारों ही मेरे मित्र भी हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुदेश वर्मा साहब, CSDS के सह निदेशक संजय कुमार साहब, राजनीतिक विश्लेषक कार्तिकेय बत्रा और पंकज शर्मा साहब। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सुदेश वर्मा जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं। क्या राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा? देखिए, एक नया फैक्टर आपको पता है कि भारत की राजनीति में आया है नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद जी, और वो फैक्टर है प्रो इनकम्बेंसी जी। चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का देखिए, चाहे बाकी जगह जहाँ सरकारें बदलती थी, चाहे हरियाणा का देखिए, चाहे उत्तराखंड का देखिए। तो प्रो इनकम्बेंसी का मतलब ये होता है कि लोग स्टेक्स डेवलप हो चुका है कि इस पार्टी की सरकार रहे। और क्यों रहे? क्योंकि विकास का कार्य हुआ है जो लोगों को दिख रहा है। तो निश्चित ही डबल इंजन की सरकार और ज़्यादा काम करेगी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश को स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस दिया है बीजेपी ने, जिससे हिमाचल प्रदेश को बहुत फायदा हुआ है। आपको पता है स्पेशल कैटेगरी स्टेट का मतलब क्या होता है? 90% भार जो है सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, 10% स्टेट को देना जी। जबकि कांग्रेस के समय जब सरकार यहाँ भी थी 60 और 40 का प्रतिशत था। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है जिससे विकास हुआ है, और हिमाचल में जो भी जाता है उसको दिखता है विकास। इसलिए हमें लगता है ठीक है, बीजेपी ही सत्ता में आएगी और ज्यादा सीटों से आएगी। जी सुदेश जी, आपकी बात मान लेता मैं, लेकिन एक पोस्टर मैं देख रहा हूँ, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हो, तो देख रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी का पोस्टर हिमाचल में लगाया है, रिवाज बदलेंगे फिर भाजपा लाएंगे। और इसमें 3 बड़ी जगहों का नाम दिया गया। अयोध्या, वहाँ पर राम जन्मभूमि का निर्माण कार्य हो रहा है, उज्जैन में महाकाल का लोक बनाया गया है, और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया। मेरे ख्याल से ये तीनों ही जगह हिमाचल में नहीं है। अब आ गई हो तो मुझे नहीं पता, इनका जिक्र करने की जरूरत है हिमाचल विधानसभा चुनाव में। इससे क्या फर्क पड़ता है?
विजय जी, हिमाचल प्रदेश की जो संस्कृति है वो भारत के संस्कृति से जुड़ी हुई है। जी। हमारे साधु संत, हमारे धर्म के जो बहुत बड़े बड़े हुए हैं प्रवर्तक, वो लोग वहाँ के हैं, तो कोई कल्चरल डिसिमिलरिटी नहीं है। जी। तो जो अयोध्या में होता है, चाहे जो आपको उज्जैन में दिखता है होते हुए, उसका प्रभाव आपको हिमाचल में दिखेगा। ठीक है, लेकिन हिमाचल का डेवलपमेंट की बात आप करते तो समझ आती। ठीक है, इस पर चर्चा करेंगे। पंकज शर्मा जी, सुदेश जी कह रहे हैं कि रिवाज ही बदलेगा, और भारतीय जनता पार्टी की बहुत सारी सरकारों ने रिवाज बदला है। अभी 27 साल बाद उत्तर प्रदेश में भी, जो देश का सबसे बड़े प्रदेश में माना जाता है, वहाँ भी योगी सरकार दूसरी बार लगातार आ गई है, और सरकारें भी हुई हैं, बहुत सारी राज्य सरकारें हैं। आप क्या देख रहे हैं? देखिए, आपने खुद ही बता दिए कि क्या क्या वहाँ पर समस्याएं हिमाचल में हैं। जी। बेरोजगारी तो पूरे देश में सबसे बड़ा मुद्दा है, हिमाचल में और भी बड़ा मुद्दा है। जी। सेब के जो किसान हैं उनको उनकी कीमत नहीं मिल रही। जी। हालत ये है कि 18,000 गांव हैं जो हिमाचल प्रदेश में, उनमें से आधों में ही कायदे की सड़कें हैं। जी। सरकारी कर्मचारियों का आपने पुरानी पेंशन का मसला आपने खुद जिक्र किया। जी। फिर अग्निपथ योजना का जो विरोध हो रहा है नौजवानों में, वो भी सबके सामने है। जी। और महंगाई तो एक शाश्वत मसला है ही। जी। फिर आपने अपने खुद के उसमें ये कहा कि 20 सीटें पिछली बार ऐसी थी जिनमें हार जीत का अंतर सिर्फ 3,000 था। जी। और उनमें भी 6 ऐसी थी जिनमें 1,000 था। जी। तो भारतीय जनता पार्टी की हालत इस वक्त हिमाचल प्रदेश में इतनी खराब है कि उसके संकेत साफ दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह प्रधानमंत्री जी को खुद भारतीय जनता पार्टी के बागी उम्मीदवारों से बात करनी पड़ रही है फोन पर, उससे आप समझ लीजिए कि चिंता का स्तर क्या है। गृह मंत्री जी वहीं पड़े रहते हैं। ये तो लीडरशिप का फोकस भी हो सकता है ना पंकज जी, लीडरशिप का फोकस भी हो सकता है कि वो हर चीज पर ध्यान रखता हो। ये चिंता की बात नहीं है, ये फोकस की भी बात हो सकती है। ये फोकस की कम, अगर जब स्थितियां अच्छी होती हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का अपने बाकी नेताओं के प्रति और कार्यकर्ताओं के प्रति कैसा रवैया होता है वो भी हमने देखा है। जी। ये कोई नई बात नहीं है। हिमाचल प्रदेश में चूंकि मुसीबत बहुत ज़्यादा है, और जो 45 सीटें इस वक्त हैं भारतीय जनता पार्टी के पास, उनमें से आधी भी बच जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है, ये स्थिति इस वक्त है। जी। तो रिवाज बदल नहीं रहा है। अगर ये सोचते हैं कि हर बार जैसे परिवर्तन होता है, एक बार ये एक बार वो, इस बार भी वही स्थिति रहने वाली है। इसलिए नहीं कि हर बार होता है, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में सचमुच बहुत बुरी हालत में है। ठीक है। दूसरा, इन्होंने जो अभी अपने संकल्प पत्र में कह दिया है समान नागरिक संहिता लागू करने का, उसको लेकर भी बहुत से विवाद हैं। ठीक है, यूसीसी पर और इस पर आगे चर्चा करेंगे। एक बार सबसे बात कर लेते हैं मेरे दो और मित्र जो ज़मीनी हकीकत को बेहतरीन तरीके से समझते हैं। ये अभी तक तो बात हुई सियासत की। संजय कुमार साहब हैं, CSDS के सह निदेशक भी हैं, और कार्तिकेय बत्रा हैं जो राजनीतिक विश्लेषक हैं और हिंदुस्तान की राजनीति को बहुत बारीकी से समझते हैं। संजय जी, अब मुझे तथ्य समझाइए, फैक्ट समझाइए कि क्या तस्वीर आप देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? आप बहुत स्टडी करते हैं। विजय जी, असल बात तो ये है, देखने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन काफ़ी धुंधला सा दिखाई पड़ रहा है जी। और धुंधला इतना है कि कुछ तस्वीर साफ दिखाई नहीं पड़ रही है जी। मुझे लगता है कांटे का मुकाबला है। ये ज़रूर है कि दोनों पार्टियों के चुनाव लड़ने की स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग है। कांग्रेस चाहती है कि ज़मीनी मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाए, और बीजेपी चाहती है कि इसे एक नेशनल चुनाव की तरह लड़ा जाए। आपने जिन बातों का जिक्र किया, जो 3 मंदिरों या उनके उत्थान के बारे में जिक्र किया, और आपने कहा ये हिमाचल में नहीं है जी। जाहिर है बीजेपी चाहती है कि ये नेशनल चुनाव के जैसा लड़ा जाए, मोदी जी के चेहरे पे लड़ा जाए। इससे उसको फ़ायदा होगा, क्योंकि ज़मीनी स्तर पर देखेंगे तो परेशानियां हैं। बेरोजगारी की समस्या है, महंगाई की समस्या है, ओल्ड पेंशन स्कीम की चर्चा हो रही है, और तमाम तरह के, जैसे सेव की पेटी पर जो पैकेजिंग है उस पर GST बढ़ाया गया, वो सारे इश्यूज हैं। तो ज़मीनी स्तर पे बहुत सारे इश्यूज हैं। अब कांग्रेस उन इश्यूज को अपने पक्ष में कर पाती है या नहीं कर पाती है, वोटरों को उस पर मोबिलाइज कर पाती है कि नहीं कर पाती है, तो आने वाला वक्त बताएगा। अभी भी 3 दिन चुनाव में बाकी हैं।
यही वजह है कि बीजेपी चाहती है कि चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर हों। और जिस बात से मैंने शुरुआत की थी, अभी तस्वीर धुंधली दिखाई पड़ती है, बहुत साफ दिख नहीं रहा है कि किस पार्टी को एज है। कांटे का मुकाबला दोनों पार्टियों के बीच में दिखाई पड़ रहा है, दिखाई देता है। कार्तिकेय, पहाड़ों पर वैसे भी मौसम में है ना धुंध होती है, धुंधला दिखाई देता है। हालांकि अभी धुंध शुरू नहीं हुई है, कुछ कुछ बर्फ गिरने लगी है जम्मू कश्मीर में, लेकिन हिमाचल में अभी नहीं हुई। ये धुंध आपको दिख रही है या तस्वीर साफ दिख रही है? कभी कभी डे जो है ना पहाड़ों पे सनी भी होते हैं। मैं जो भी बात बोलूंगा वो सब कुछ सब्जेक्ट टू करेक्शन फ्रॉम संजय जी होगा जी। हमारे सबके गुरु समान है, हम जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं उनके जो भी आंकड़े देखते हैं जी। तो मुझे ये कहना है कि देखिए हिमाचल का जो डेमोग्राफी है जी, वो ऐसा है कि यहाँ पर एक ग्रैंड नैरेटिव पर चुनाव लड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है बीजेपी जैसी पार्टी के लिए जी, तकरीबन वहां पे हिंदू मुस्लिम आप नहीं कर सकते जी, जाति को लेकर आप ज्यादा पोलराइज यही नहीं बात कर मेरे सकते काम क्योंकि में। अपर कास्ट डोमिनेटेड है जी। लेकिन है वहां पर कुछ ऐसी पॉकेट जहां पर ओबीसी भी हैं, जहां पर एससी भी हैं, जहां पर एसटी भी हैं। लेकिन जैसे यूपी में आप एक बड़ा प्लॉट दे देंगे हिंदू मुस्लिम का, उसके बाद आप इलेक्शन लड़ेंगे माइक्रो मुद्दों पर। ये हिमाचल में करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि हिमाचल की डेमोग्राफी काफी होमोजेनस है उस हिसाब से। तो ये बात बिल्कुल लाजमी है कि वहां पर जो लोकल मुद्दे हैं वो ज्यादा अहम होते हैं। मैं आपको एक इसका उदाहरण देता हूं कि नेता बागी कब होते हैं। नेता बागी तब होते हैं जब उन्हें लगता है कि वो चुनाव स्वयं निकाल जाएंगे, वो किसी भी सिंबल पे लड़ जाएंगे, वो चुनाव निकाल जीत जाएंगे जी। ऐसा उत्तर प्रदेश में हमने नहीं देखा, ऐसा हम बिहार में भी नहीं देखेंगे क्योंकि वहां पर एक सिंबल का प्लस वोट इनको चाहिए उन कैंडिडेट्स को। लेकिन ये एक मैं आपको एक डिडक्शन बता रहा हूं कि अगर आप उसको एनालाइज वैसे करें तो आप इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। लेकिन हिमाचल जैसा राज्य जहां कैंडिडेट सेंट्रिक चुनाव क्योंकि लोकल मुद्दे बहुत अहम हो जाते हैं, तो वहां पर एक इतनी सशक्त बीजेपी के अंडर भी आप रिबेलियन करके ना केवल सरवाइव कर सकते हैं लेकिन आप शायद एक इंडिपेंडेंट बनकर बीजेपी के एक्चुअल कैंडिडेट का गेम खराब भी कर सकते हैं। और ये बात कांग्रेस पर भी लागू होती है। दोनों ही जगह पर कांग्रेस और बीजेपी में इस समय रेबेल्स का प्रॉब्लम है। लेकिन जो खबर जमीन से आ रही है बीजेपी का थोड़ा ज्यादा है क्योंकि वो पावर में रहे हैं, उन्होंने बाहर की पार्टी के लोगों को लिए हैं। इसमें विजय जी एक जो अहम चीज हुई है जिसकी वजह से ये चुनाव और कांटे का हो गया है, और फिर संजय सर शायद करेक्ट करेंगे इस बात में मुझे, आम आदमी पार्टी ने जो रिट्रीट किया है वहां से, अगर आम आदमी पार्टी हिमाचल में चुनाव लड़ती तो ये चुनाव शायद एडवांटेज बीजेपी हो गया होता अभी तक। लेकिन ये धुंध का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि आम आदमी पार्टी के सारे रिसोर्सेज इस समय गुजरात चले गए। तो वो जो एक फील्ड थी जो वो ऑक्यूपाई करने वाली थी वो वापस अब कांग्रेस ने कैप्चर कर ली है। और कांग्रेस का जो माइक्रो कैंपेन चल रहा है इन मुद्दों पर, हो सकता है वो सफल हो जाए। एक आखिरी बात करूंगा, उसके बाद अकाउंट की बात खत्म करूंगा क्या विजय जी। मुझे लगता है कांग्रेस ने पिछले कुछ सालों में बहुत बड़ी गलती ये करी है कि बड़े राज्यों पर अपनी जो वैसे भी कम रिसोर्सेज है उनको यूज किया है जहां पर उसके जीतने का कोई मतलब भी नहीं था। कांग्रेस को कायदे से इन छोटे राज्यों पर ज्यादा फोकस करना चाहिए था। हिमाचल, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा, यहाँ पर सरकार बनाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा थी। तो हिमाचल अगर ऐसा कुछ परफॉर्मेंस दे जाते हैं तो शायद उस ट्रेंड को आगे ये ले जाने में सफल भी रह सकते हैं। बट वही बात है, मुकाबला कांटे का है, वन वे ट्रैफिक तो बिल्कुल भी नहीं है। तो हिमाचल का जो इस समय सिचुएशन है वहां पर धुंध ही है। सनी डे शायद 8 दिसंबर को ही आएगा। जी, सनी डे शायद 8 दिसंबर को आएगा। वैसे भी पहाड़ों की सड़कें सक्रिय भी होती हैं और वहाँ पे यदि मुकाबला बराबर की बसों का और गाड़ियों का हो तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। संजय जी एक छोटी सी बात समझाएं, फिर मैं सुदेश जी के पास और पंकज जी के पास आना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी ने क्यों बैकआउट किया है। मतलब हम लोग समझ रहे हैं, हो सकता है आम आदमी पार्टी कहे कि नहीं हम तो वहाँ पर खड़े हुए हैं बिल्कुल, जैसे जयराम जी कहते हैं कि मैदानी लोगों की सांस फूलने लगती है, तो क्या आम आदमी पार्टी की सांस फूल गई थी वहाँ पर? नहीं, अब ये तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ही बता सकते हैं कि उन्होंने क्यों बैकआउट किया। और आपने जिस बात का जिक्र किया, आम आदमी पार्टी के लोग यही कहेंगे कि हम बैकआउट नहीं किए, हम तो चुनावी मैदान में हैं, हम डट के चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है पार्टी अभी छोटी है, और जब छोटी पार्टी मैं कह रहा हूं तो कांग्रेस या बीजेपी की तुलना में कह रहा हूं। छोटी पार्टी है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, मैन पावर की बात करें, पैसों की बात करें, तो उन्हें लगा कि हमें रिसोर्सेज अपने गुजरात में लगाने चाहिए, न कि हिमाचल में। और विजय जी आपको याद होगा अभी 6 महीने पहले या उससे भी थोड़ा बाद की बात है, उत्तराखंड की बजाय आम आदमी पार्टी की पूरी यूनिट जो है वो बीजेपी में शामिल हो गई, जो उनके स्टेट प्रेसिडेंट है वो भी शामिल हो गए। हाँ,
तो इस वजह से उन्हें लगा कि शायद पार्टी को नए सिरे से खड़ा कर पाना हिमाचल में चुनाव के पहले संभव नहीं है, इसी के लिए क्यों ना अपनी एनर्जी को गुजरात में लगाएं, न कि हिमाचल में उस एनर्जी को लगा करके व्यर्थ जाया करें। इस वजह से मुझे लगता है आम आदमी पार्टी इज लाइंग लो हिमाचल में और अपनी एनर्जी गुजरात में, और अब तो उन्हें अपनी एनर्जी दिल्ली में भी लगानी पड़ेगी। ठीक है पंकज जी कार्तिक मैं कह रहा था जी, मैं बिल्कुल छोटी सी बात ही कह रहा था, अब तो उनको लगेगा कि अच्छा ही किया निकल आए वहां से, क्योंकि एमसीडी का चुनाव भी अनाउंस हो गया। ठीक है, अगर वो 3 जगह फंस जाते तो तीनों फ्रंट पर उनकी रिसोर्सेज बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो जाती, तो अब तो उनको शायद लगेगा कि अच्छा ही किया हिमाचल से सही समय पर निकल। वो तो पार्टी में सुदेश जी जैसे चाणक्य बैठे हैं तो ऐसे ही स्ट्रेटेजी बनाते हैं। पंकज जी छोटा सा कमेंट पहले आपसे चाहता हूं, जो कार्तिकेय कह रहे थे कि कांग्रेस को स्ट्रेटेजी में बदलाव करना चाहिए था, छोटे राज्यों पर फोकस करना चाहिए था, आपको ठीक लगता है? पंकज जी आपकी आवाज कट के आ रही है। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूं कि कार्तिकेय कह रहे थे कि कांग्रेस को स्ट्रेटेजी में बदलना चाहिए था, छोटे राज्यों पर फोकस करना चाहिए था, आपको ये ठीक लगती है स्ट्रेटेजी? छोटे राज्यों और बड़े राज्यों पे फोकस करने की कोई बात नहीं है। देखिए अभी इस वक्त जो माहौल है वो माहौल आप देखिए, कांग्रेस उसमें रणनीतिक रूप से ज्यादा फोकस करती या नहीं करती, इस वक्त माहौल हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ है जी। और जो जमीनी स्थिति है वो ये है कि जो भी विपक्ष का दल होगा उसको उसका फायदा मिलना ही है। चूंकि कांग्रेस के अलावा हिमाचल प्रदेश में कोई इस स्थिति में नहीं है कि सरकार बना ले, इसलिए जाहिर है कि मतदाता का समर्थन विपक्ष की जो पार्टी है वो कांग्रेस सामने है तो उसको मिलेगा। तो छोटे राज्यों पर फोकस करें, बड़े राज्यों पर फोकस करें, उसका सवाल नहीं है। फोकस तो चुनाव के समय हर राज्य पर जो भी राजनीतिक दल जितना कर सकता है वो करता ही है। कांग्रेस ने भी हिमाचल प्रदेश में पूरा फोकस किया हुआ है। ठीक है, बिल्कुल, लेकिन ऐसा ना हो ना कि गुजरात की तरह से हो जाए कि आते आते सरकार छूट जाए, फिर सुदेश जी सरकार बना लें, वहां पर चाहे मुख्यमंत्री 2 बार बदलना पड़े, लेकिन सरकार तो उन्होंने बना ली। सुदेश जी, आपकी स्ट्रेटेजी ठीक है कि आपने पहले हिमाचल में आम आदमी पार्टी को थोड़ा सा बाहर करने की कोशिश की, फिर ठीक 4 दिसंबर को एमसीडी के चुनाव भी आपने तय करवा दिए, ये भी अच्छा काम है रणनीति में के हिसाब से। वैसे तो फिर आप कहेंगे कि सरकार तय करती है कि चुनाव कैसे होते हैं, लेकिन कार्तिकेय ने एक बात कही जो मुश्किल मुझे लगती है कि यहाँ पर हिमाचल में थोड़ा सा मुश्किल है, जिस पर आप चुनाव लड़ते वो मुद्दा ही नहीं है, हिंदू मुसलमान का मुद्दा वहाँ पर है ही नहीं, तो कैसे करेंगे? मंदिर का मुद्दा चलेगा नहीं, पोस्टर बनाने से काम चलता नहीं। देखिए विजय जी, हिंदू मुसलमान का मुद्दा आपके मीडिया में है और बाकी विपक्ष में है जो हम पर अटैक कर रही है जी। अगर वो हम पर अटैक करेगी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर, जिस पर हम कमिटेड हैं, बीजेपी का आज का कोई कमिटमेंट नहीं है ये जी, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बोल रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में जब इसको रखा गया था आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड में, तो क्या हिंदू मुसलमान समझ के रखा गया था? जी। गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड है एक तरह का, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए जी। और बीजेपी अपने 2 एजेंडे को पूरा कर चुकी है, आपको पता है। तीसरा एजेंडा यूनिफॉर्म सिविल कोड है, तो एक प्रयास ये भी हो सकता है कि स्टेट में पहले हम करें, क्योंकि कंकरेंट लिस्ट में जरूरी तो नहीं कि फेडरल स्ट्रक्चर से ही इम्पोज किया जाए कोई चीज, इवॉल्व होगा सिस्टम, उस पर अपोज करने की जगह वेलकम करना चाहिए। हिंदू मुसलमान की बात कहाँ आ गई? मैंने सर ये सुदेश जी मेरी माफी चाहता हूं, मैं अपनी तरफ से माफी चाहता हूं, मैंने यूसीसी को हिंदू मुसलमान का मुद्दा ही नहीं माना था, आपने समझा शायद मेरे सवाल को, मैं वो बात नहीं कर रहा था। मैं तो कह रहा था कि हिमाचल प्रदेश जो है वो 90% हिंदू आबादी वाला प्रदेश है, इसलिए वो मुद्दा नहीं बन रहा। आपको हो सकता है आप ठीक समझते हो कि आप यूसीसी को हिंदू मुसलमान का मुद्दा समझते हो, इसलिए आप जवाब दे रहे हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं है और कोई भी मुद्दा नहीं है हिंदू मुसलमान। भारत को कैसे आगे बढ़ना है, देखिए हम लोग जो है, आप बहुत जैसे सचिन पायलट जी ने और आपके कुछ पैनलिस्ट ने भी बोला कि कैसे नरेंद्र मोदी जी को खुद आना पड़ रहा है, लोगों से बात करना पड़ रहा है। मैं उनके नॉलेज के लिए बता दूं, जब हम पत्रकार थे, रिपोर्टर थे, उस समय मोदी जी वहाँ इंचार्ज थे जनरल सेक्रेटरी हिमाचल के, और वहाँ एक युवा वाणी खड़ी की थी। तो आज बड़े बड़े नेता वहाँ के हैं, वो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही बनाए गए थे, तो निश्चित ही वहाँ पर नरेंद्र मोदी जी का पर्सनल एक रैपो है। अगर रिबेलियन होता है जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो ये बताता है कि हमारा टिकट जो है नंबर 1 टिकट है, तभी चाहते हैं कि टिकट उनको मिले, लेकिन बीजेपी की कटिबद्धता है कि नए लोगों को मौका मिले।
तो रिबेल होगा, समझा बुझा लेंगे परिवार। नहीं वो ठीक है, उसमें कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। इस बात पर चर्चा जारी रखेंगे। ब्रेक पर जाने का वक्त है, ब्रेक पर जाएं। इससे पहले बात आज के सवाल की। हमारा आज का सवाल है कि क्या हिमाचल में इस बार रिवाज बदलेगा? आप अपनी राय हमें ट्विटर पर हाँ या ना में दे सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @newsindia247। इसका नतीजा हम आपको शो के आखिर में दिखाएंगे। ब्रेक का वक्त है, यूं जाते हैं यूं लौट कर आते हैं। आप कहीं मत जाइए। मुझे लगता है कि अब कांग्रेस आ रही है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर। बहुत ही विद्वत पैनल मेरे साथ है। संजय कुमार साहब, सह निदेशक CSDS के हमारे साथ हैं। कार्तिकेय बत्रा प्रोफेसर हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो हमारे साथ हैं। पंकज शर्मा साहब हैं और सुदेश वर्मा जी। आप सबका एक बार फिर स्वागत है। संजय जी, एक चीज़ समझना चाहता हूँ, 2017 और 2012 के विधानसभा चुनावों में, 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 44 सीटें मिली, 48.8% वोट मिला। कांग्रेस को 21 सीटें मिली, लेकिन वोट जो है 41.7% वोट मिला है। और 2012 में बीजेपी को 36 और कांग्रेस को 26 सीटें मिली है और वोट परसेंटेज जो है 42.81% है। तो 2012 और 2017 में कांग्रेस का वोट कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ा है। जो एक फ़र्क पड़ा है वो है कि जो अन्य का वोट था 2012 में 20% था और अभी 5% रहा 2017 में। तो ये अन्य का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिल गया। अब वो तो वोट बचा नहीं, क्योंकि 5% ही वोट है। और आपने बताया कि आम आदमी पार्टी एक तरह से केवल लड़ रही है दिखाने के लिए इलेक्शन, तो इससे ओवरऑल कोई फर्क पड़ेगा? और 48.8% वोट और लोकसभा में 2019 में 4 में से 4 सीटें, तो कितना बदल जाएगा? कितना बदल जाएगा? देखिए, पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि लोग विधानसभा में वोट अलग तरीके से डालते हैं और लोकसभा में वोट अलग तरीके से डल रहा है। चाहे आप दिल्ली का उदाहरण ले लें, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ का उदाहरण ले लें। 2018 में इन तीनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी और जब 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए तो पूरी तरह से जनता ने बीजेपी का समर्थन किया। आपने 2019 का जिक्र किया, हिमाचल में बड़ी जीत हुई थी बीजेपी की, 4 सीटों मिली थी और बीजेपी और कांग्रेस का फासला वोट का देखेंगे तो तकरीबन 40% का फासला बहुत ज्यादा था। ऐसा तो नहीं होने वाला इन चुनाव में। इन चुनाव का जब मैं जिक्र कर रहा हूं, मैं 2022 की बात कर रहा हूं, ऐसा तो नहीं होने वाला है, ये तो निश्चित है। लेकिन आप देखें कि 2017 के जब चुनाव में भी 8-9%, 10% का फासला था दोनों पार्टियों के बीच में। कांग्रेस काफी पीछे रही थी। मुझे लगता है चुनावी मुकाबला इस बार ज्यादा करीबी होगा 2017 की तुलना में। 2012 के जैसा कुछ होता हुआ दिखाई पड़ता है। दोनों पार्टियों के बीच वोटों का अंतर बहुत ज्यादा नहीं होने वाला है। लेकिन तो पंकज जी का एनालिसिस का अंतर, जब ये पंकज जी का एनालिसिस फिर तो ठीक हो सकता है आपने जिस बात का जिक्र किया, पंकज जी का एनालिसिस ठीक हो सकता है ना कि 20 सीटें जहां पर 3000 वोटों का डिफरेंस है। पंकज जी का जो एनालिसिस है कि 20 सीटें जो थी पिछली बार, जिस पर 3000 से कम विनिंग मार्जिन है और 6 सीटें जिन्हें 1000 से कम मार्जिन है, तो वो सीटों पर भी यदि कांग्रेस थोड़ा सा एंटी बीजेपी वेव का फायदा उठा सके तो नतीजा बदल जाएगा। 20 सीटें तो बहुत हैं, 20 सीटों का ही फर्क है, करीब करीब 44 और 21। नहीं, वो बात सही है। इस तरह से अगर हम 2+2 की बात करें, जोड़ते हैं तो 4 तो बनता ही है। लेकिन ऐसा तो कुछ चीज दिखाई नहीं पड़ती कि ये 20 सीटों पर, सारी की सारी सीटों पर ऐसी हवा चल रही है कि वो सारे सीट जो छोटी मार्जिन से बीजेपी ने जीती थी, उन सारी सीटों पर कांग्रेस के पक्ष में हवा चलने लगे और वो सारी सीटें बीजेपी गवा दे। संभावना है, ऐसा नहीं है कि संभावना नहीं हो सकता, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला है कि सारी ऐसी सीटें जहां बीजेपी कम मार्जिन से जीती थी वो सारी सीटें गंवा देगी और उसका सारा का सारा फायदा कांग्रेस को मिलेगा। जी कार्तिकेय, आप ऐड करना चाहते हैं कुछ इसमें? जी विजय जी, मैं संजय सर की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि लोकसभा का आंकड़ा बिल्कुल स्टैगरिंग था। स्टैगरिंग वर्ड यूज करूंगा। ठीक है। लेकिन अगर आप देखें 12-17 में आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है कि कांग्रेस का वोट शेयर कांस्टेंट रहता है और ये रीजन दर रीजन भी कांस्टेंट रहता है। प्रोग्राम अब खत्म। बीजेपी गेन करती है अन्य के एक्सपेंस पर। ठीक है, ये जो गैप है 6% का, ये कांग्रेस कर सकती है कवर। देखिए, हमने एक बात देखी है कि मोदी जी जब से आए 14 के बाद, तो जिन राज्यों में उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया उसमें से बड़े सारे राज्य वो सेकंड राउंड में आके हार गए जब वही चुनाव सीएम के फेस पर लड़े गए। उदाहरण झारखंड,
उदाहरण महाराष्ट्र, उदाहरण लगभग हरियाणा, तो हिमाचल में भी ये ट्रेंड हो सकता है। आखिर अगर आप छत्तीसगढ़ का देखें उदाहरण, 18 में जो जीत छत्तीसगढ़ में हुई कांग्रेस की, कोई प्रत्याशित नहीं थी जी। उसमें भी तकरीबन बीजेपी का वोट शेयर 7-8% डाउन जाता है और कांग्रेस का थोड़ा सा वोट शेयर उसमें बढ़ता ही है। तो ये स्थिति यहाँ बन सकती है अगर एंटी इनकम्बेंसी को, जैसा कि बोला बीजेपी के प्रवक्ता ने, प्रो इनकम्बेंसी एक कॉन्सेप्ट है, अच्छी बात है, सरकारों को रिवॉर्ड करना चाहिए अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अगर सरकार से लोग नाखुश है तो फिर एंटी इनकम्बेंसी एक बहुत ही नेचुरल चीज है। और इसीलिए मुझे लगता है कि जितना माइक्रो ये चुनाव मुद्दों पर बनेगा उतना शायद बीजेपी अपने आप को कमजोर विकेट पर पाएगी, क्योंकि एक धारणा हिमाचल में और है कि बड़ी ही ब्यूरोक्रेटिक तरीके से सरकार चली है पिछले 5 साल में। तो ये सारे मुद्दे जमीन पर हैं और महंगाई हो गई, बेरोजगारी में आपने बोला, तो अगर आप आंकड़े देखें तो कुछ लोग कहते हैं 9-9.25%, सरकार का अपना आंकड़ा 12% का था मार्च के महीने में। ठीक है। और अगर आप सीएमआई का अक्टूबर का आंकड़ा देखें तो हिमाचल टॉप 5 राज्यों में सबसे खराब राज्यों में आता है। राजस्थान भी है उसमें, मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी कांग्रेस कोई फर्क है, बट हिमाचल उस ठीक है, अभी हिमाचल की चर्चा कर रहे हैं इसलिए हम इस पर बात कर सकते हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें मैं कोई पक्षपात ना हो, मैं बस एक न्यूट्रल बात कर रहा हूँ, तो वो है उसमें वो डेटा ऐसा है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि लोकलाइज जितना चुनाव बनेगा उतना शायद एज विपक्ष को होगा, लेकिन अगर आखिरी कुछ 2 दिनों में बीजेपी इसको और ग्रैंड नैरेटिव बना पाए तो हवा बदल भी सकती है। लेकिन हिमाचल जैसे राज्य में मुझे लगता है कि चुनाव ये लोकलाइज ही रहने वाला है, ऐसा मेरा मानना। जी सुदेश जी, आपने संजय जी को, कार्तिकेय जी को सुना, अब इस पर आप अपनी टिप्पणी कर दें। मैं इसमें कुछ जोड़ना नहीं चाहता क्योंकि उन्होंने कहा कि लोकलाइज रहेगा, जो आपको पसंद नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट फेस को लेकर बात हुई, तो इन दोनों को देखकर आप कैसे देखें? और एक जो स्ट्रेटजी की बात कार्तिकेय ने बहुत अच्छी कही कि जो 20% से 5% पर आ गए अन्य वोट, तो यदि आम आदमी पार्टी रहती जिसको आपने भगा दिया किसी भी स्ट्रेटजी से, तो वो रहती तो शायद आपको ज़्यादा मदद कर देते। वैसे भी आप और आम आदमी पार्टी तो आपस में करते रहते ना मदद। विजय जी, लोकल इश्यूज पर हम कमजोर हैं ऐसा कैसे एसेस कर लिया आपने? अगर ऐसी बात होती, चलिए आपकी बात को अगर थोड़ी देर के लिए मान भी ले, तो आप बताइए, कल ही तो कांग्रेस के 20 से भी ज्यादा लोग बीजेपी में ज्वाइन किए। क्या कोई हारे हुए नाव के ऊपर जाता है? क्या कोई नहीं जाता है। सबको पता है कि बीजेपी जीत रही है, क्योंकि देखिए सर आपको 2 बड़े इशू हैं, लोकल इशू। सुदेश जी, 2 बड़े लोकल इशू हैं, एक है बेरोजगारी, वहां पर 12%, और दूसरा है ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम। दोनों ही इशू जो है ना बड़े वो हैं, करप्शन भरे। और वो विश्वसनीयता नरेंद्र मोदी जी की है और जो मुख्यमंत्री हैं उनकी है और हमारे नेतृत्व की है। क्योंकि आपको याद होगा वीरभद्र सिंह जब मुख्यमंत्री थे, क्या करप्शन का तांडव होता था, क्या जनता वो सब भूल जाएगी? 2012 की अगर आप बात करते हैं जब कांग्रेस जीती, उसके बाद 2017 में जब हम लोग आए तो आपको याद होगा राष्ट्रीय राजनीति में नरेंद्र मोदी जी आ चुके थे। ठीक है सुदेश जी, जब भी आप नरेंद्र मोदी जी की बात, सुदेश जी जब भी आप, ठीक है, आज भी वो विश्वसनीयता कायम है विजय जी। ठीक है सुदेश जी, मेरा निवेदन सुन लीजिए, मेरा निवेदन सुन लीजिए। मिलेगा, बाकी एनालिसिस है, आप लोग एनालिसिस प्रबुद्ध लोग हैं, कर सकते हैं। हाँ, नहीं सुदेश जी, मेरा छोटा सा निवेदन सुन लो। जब भी आप नरेंद्र मोदी जी की बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी की लीडरशिप पर तो कोई सवाल कर नहीं रहा। अभी संजय जी ने भी नहीं किया, कार्तिकेय जी ने भी नहीं किया, पंकज जी ने भी इनफैक्ट नहीं किया, कोई भी नहीं कर रहा। लेकिन जब भी आप इलेक्शन के वक्त में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि आपके मन में जो लोकल लीडरशिप है उसको लेकर डर है, आशंका है कि कहीं जयराम जी के भरोसे चुनाव ना जीत पाए, इसलिए आप जयराम जी के बाद तुरंत बाद है ना जयराम जी की बात ही नहीं करने देते। थोड़ा डिफरेंट लैंग्वेज में आर्टिकुलेट कर देता हूं आपकी बात को। देखिए, नरेंद्र मोदी जी गारंटी हैं, जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उस एजेंडा को पूरा करेगा, और जो लोकल एजेंडा है वो राष्ट्र के एजेंडा से परे नहीं है। हिमाचल आपको पता है बॉर्डर स्टेट है, देवभूमि है, उसका एजेंडा राष्ट्र एजेंडा से परे नहीं है, और इसलिए नरेंद्र मोदी जी की गारंटी जो भी मुख्यमंत्री होगा उस एजेंडा को इम्प्लीमेंट करेगा और देश आगे बढ़ेगा। अच्छा, एक छोटा सा सवाल और, पंकज जी आ गए हैं, पंकज जी से सवाल करता हूँ, लेकिन आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। ये बहुत सारी बात टेक्निकल बात, एक तो ये क्या विद्वान लोगों के आने से मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ, कार्तिकेय जी, संजय जी, दोनों लोग। मैं ये पूछ रहा था, ये इलेक्शन कांग्रेस वर्सेस आम आदमी पार्टी है या बीजेपी वर्सेस बीजेपी है? थोड़ा सा आपको तो अंदर की बात पता है ना, वो समझा दो मुझे।
सुदेश जी। अच्छा, मुझसे पूछ रहे हैं आप। देखिए, आम आदमी अब पार्टी, बीजेपी की बात तो आपसे ही पूछूंगा ना। आम आदमी पार्टी एक बलून जो समझते हैं ना, बलून जो जब फटता है, उत्तराखंड में क्या हुआ था, बड़े फैनफेयर के साथ उत्तराखंड में सारे 70 सीट पर चुनाव लड़ा गया। मेरा सवाल दूसरा था सुदेश जी, मेरा सवाल है कि ये इलेक्शन बीजेपी वर्सेस बीजेपी है या बीजेपी वर्सेस विजय जी? बीजेपी वर्सेस हिमाचल में भी होता है। उन्होंने अपनी इज्जत को बचा लिया। यहाँ पर गुजरात में, सूरत में कुछ जगह उनको सीट मिल गया तो उनको लगा कि बस अब हो गया। अरे भाई, गुजरात डिफरेंट स्टोरी है। सर, मेरा सवाल ही दूसरा है सुदेश जी, सवाल मेरा दूसरा है। मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्योंकि आप बीजेपी के जानकार हैं सबसे ज्यादा बेहतर तरीके से, ये इलेक्शन बीजेपी वर्सेस बीजेपी है या बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है? देखिए, ये मानना पड़ेगा, कांग्रेस स्ट्रांग रही है हिमाचल में, इतिहास है कांग्रेस का जी। और शिमला रीजन जो है बहुत स्ट्रांग रहा है। लेकिन जब विकास की बात करते हैं, जब बीजेपी ने डिलीवर किया है, आपको याद है नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा था कि हम काम करेंगे 5 साल और जब वोट लेने जाएंगे तो विकास के एजेंडे पर जो काम किया है उस पर वोट देंगे। तो हम उसको बोलते जा रहे हैं लोगों पर। अब लोगों को अपना एक्सरसाइज करने दीजिए। पंकज जी, लास्ट मिनट पर अभी विजय जी 2 सेकंड का इंटरवेंशन एक करूंगा जी। ये कांग्रेस वर्सेस बीजेपी चुनाव है। अच्छा। और एक बात और कि आम आदमी पार्टी की एंट्री से आपने कहा बीजेपी को, मुझे लगता है नुकसान भी हो सकता था पोटेंशियली। उसका कारण मैं बता देता हूं। ठीक है। कि बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है कांगड़ा रीजन, और आम आदमी पार्टी पंजाब सरकार की वजह से ज्यादा इन्फ्लुएंस उस इलाके में कर पाती, तो ये क्लियर नहीं था कि वो ज्यादा नुकसान कांग्रेस को उधर करती या बीजेपी को करती। तो शायद ये कहना कि आम आदमी पार्टी के जाने से बीजेपी को फायदा, ये अनक्लियर है, एम्पिरिकली अनक्लियर है ये मेरे। पंकज जी, कार्तिकेय कह रहे हैं ये इलेक्शन कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस और बीजेपी वर्सेस बीजेपी पहले है, फिर कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है। पंकज जी, आवाज मिल रही है आपको? पंकज जी, आपको आ रही है? हाँ, मुझे आवाज मिल रही है आपकी। तो आम आदमी पार्टी ने कुछ साल पहले जो उम्मीदें जगाई थी, लोग पूरी तरह निराश हो गए हैं। उनका जो परफॉर्मेंस जिस तरह का है और उनकी राजनीतिक विचारधारा जिस तरह की ढुलमुलपन उसमें है, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, पूरा देश समझ चुका है कि हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी का कोई आधार बनने वाला नहीं है। ठीक है। इक्का दुक्का कोई सीट भूल चूक से आ गई तो आ गई। मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी ज्यादा ट्रेंड बीजेपी को करेगी या कांग्रेस को करेगी। ठीक है। चुनाव सीधे सीधे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच है और कांग्रेस इसमें पूरी आगे दिखाई दे रही है। कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है और इलेक्शन कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है, दोनों लोग यही मान रहे हैं। संजय जी, थोड़ा सा मुझे क्लैरिटी के साथ समझाइए कि क्या होने वाला है। ये बीजेपी वर्सेस बीजेपी का क्या खबर है? ये खबर है कि नहीं है कुछ? ये खबरें तो हम सब पढ़ रहे हैं कि बीजेपी में 20 बागी उम्मीदवार हैं। खबरें तो हम पढ़ते हैं, आप तो जानते हैं। दोनों पार्टियों में बागी हैं। संजय जी माफ कीजिए, नंबरों की संजय जी माफ कीजिए, खबरें तो हम पढ़ते हैं, आप जानते हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ हाँ, नहीं, आपने जिस बात का, जो सवाल आपका है कि ये बीजेपी वर्सेस बीजेपी क्या है, ये बीजेपी वर्सेस बीजेपी इसी ओर से इशारा कर रहा है कि बीजेपी के 68 उम्मीदवार तो चुनाव लड़ रहे हैं, वो ऑफिशियल तौर पे उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी के कुछ ऐसे भी उम्मीदवार हैं जो पार्टी के ठीक किनारे हट करके पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। इसी बात की चर्चा हो रही है, बीजेपी वर्सेस बीजेपी क्या है। 20 ऐसे उनके उम्मीदवार हैं जो बागी हो गए हैं, जिन्हें टिकट नहीं मिला और वो पार्टी के ऑफिशियल कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। तो पार्टी के लिए ये एक कश्मकश हो गई है कि उन्हें कैसे मनाया जाए और कैसे ये कोशिश किया जाए कि बीजेपी के वोटों का बंटवारा नहीं हो। इसी बात का जिक्र हो रहा है कि बीजेपी 4 कोणीय चुनाव है, बीजेपी वर्सेस बीजेपी, कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस, और एक तरफ बीजेपी वर्सेस कांग्रेस भी हो रहा है। जी, कार्तिकेय के पास आऊं, लेकिन सुदेश जी कुछ जोड़ना चाहते हैं। सुदेश जी, एक चीज और समझा, आपके जवाब से पहले एक चीज और जोड़ दूं। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, आपकी पार्टी इतनी बड़ी बहुमत से जीतती है, चीफ मिनिस्टर क्यों हार जाते हैं? हिमाचल में हार गए, उत्तराखंड में हार गए, क्या चक्कर क्या है? कौन हराता है इनको? नहीं, देखिए, चलिए मैं आपको लार्जर पिक्चर दिखाता हूँ विजय जी, क्योंकि आप प्रबुद्ध हैं खुद, आपको याद होगा कि बीजेपी वर्सेस बीजेपी बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में भी करने का प्रयास किया गया। आपको याद है गुजरात में केशुभाई जी ने पार्टी बनाई थी जी। आपको याद है उमा भारती जी ने पार्टी बनाई थी जी। आपको याद है कल्याण सिंह जी ने पार्टी बनाई थी। सबका क्या हुआ?
लास्ट में फिर गंगा में वो मिल गए, उसी गंगा की धारा में मिल गए। बीजेपी वो गंगा की धारा है, इससे अलग होके किसी का कुछ नहीं होने वाला। और सबको पता है कि जिसको पार्टी का समर्थन है वही पार्टी का ऑफिशियल कैंडिडेट है, और लोगों को भी पता है किसके साथ जाना है। चीफ मिनिस्टर का क्या बता रहे थे आप? कुछ बता रहे थे, हिमाचल में पिछली बार धूमल साहब हार गए, उत्तराखंड में क्या नाम था उनका, वो भी हार गए। फिर आप होते रहती है, उससे क्या फर्क पड़ता है? छोटी मोटी हार जीत होते रहती है। अरे सर, उससे कोई राजनीति थोड़ी ना बदल जाती है। चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट हार रहा है, इसका मतलब कुछ तो है, क्योंकि जो पार्टी का कार्यकर्ता है उसी ने कुछ, या नेता, सॉरी जो भी है, किसी ने तो कुछ गड़बड़ की होगी। किसने की? नेता ने, कार्यकर्ता ने? एक युवा नेता आपको मिला भी तो जी, ठाकुर साहब के रूप में युवा नेता भी तो मिला। इसी तरह परिवर्तन होता है जी। परिवर्तन तो होते रहता है। कार्तिकेय, थोड़ा आप समझाना, आप बहुत भीतर तक घुसे रहते हो आप पार्टी के अंदर और सारी बात अंदरूनी समझते हो। बताइए मुझे, क्या है ये बीजेपी वर्सेस बीजेपी? आप सारी खबर को, पूरा इलेक्शन को अलग तरीके से मोड़ दे देते हो। नहीं विजय जी, ये तो बहुत साफ है कि मैंने आपको अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा था कि इस राज्य में लोकलाइज्ड मुद्दे हैं। इस बात का संकेत साफ साफ इसी से आता है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स अपनी पार्टी से हटकर चुनाव लड़ने का मादा रखते हैं जी। आज की तारीख में कांग्रेस से बागी बनकर चुनाव लड़ना बहुत आसान है कंपेयर टू बीजेपी, लेकिन इस राज्य में बीजेपी के लीडर भी अपनी पार्टी से निकलकर, जबकि पूरा चुनाव संगठन आधारित है, उससे निकलकर अगर चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये आपको बताता है कि इस चुनाव में लोकलाइज्ड फ्लेवर कितना डोमिनेट कर रहा है कि उनको लग रहा है कि हम कमल के बिना भी जीत सकते हैं जी। आखिर पॉलिटिशियन भी तो एनालाइज करते होंगे ना कि अगर हम आज यहाँ पे टिकट नहीं मिल रही है तो कल कहीं और अकोमोडेट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप वो संकेत पकड़िए। और ऐसी बड़ी सारी सीटें हैं जहां पर बीजेपी में रेबेलियन है, कांग्रेस में भी है, लेकिन कांग्रेस में कम दिखता है। कांग्रेस में इस समय जो, तो फिर सुदेश जी कहेंगे कि कांग्रेस तो हारने वाली पार्टी, इसलिए रेबल क्या होंगे वहां पर? अच्छा, मुझे छोटा सा जवाब दीजिए आप, कार्तिकेय, स्पेसिफिक जवाब दो। देखो आप प्रोफेसर हो, सवाल बहुत स्पेसिफिक जवाब दो। क्या मौजूदा चीफ मिनिस्टर पर कोई खतरा है? ये कहना मेरे लिए मुश्किल होगा, उस स्पेसिफिक सीट के बारे में कहना मुझे मुश्किल होगा। लेकिन अगर हम ये देखें कि ये जो मुख्यमंत्री हैं ये केंद्र की पसंद है और केंद्र इनके पीछे अपना वेट पूरा डालेंगे, तो मुश्किल है ये कहना कि वो चुनाव किसी आंतरिक कारण की वजह से हारेंगे। अगर हारेंगे तो अपनी कॉन्सिक्वेंसी और डायनामिक्स की वजह से ही हारेंगे। सुदेश जी, ये ठीक है ना, जयराम जी बनेंगे अगर पार्टी जीत जाती है तो मुख्यमंत्री? ये कार्तिकेय बहुत कंफ्यूज रहते हैं। वो तो बोल ही दिया गया है कि उन्होंने अच्छा काम किया है, उनको फिर से मैंडेट दिया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। बाकी चुनाव के नतीजे का इंतजार करते हैं। मतलब बीजेपी भी जीते और जयराम ठाकुर भी जीते तो वही मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए, पहले से ही डिसाइडेड है ये, तो आप कंट्रोवर्सी करना चाहें तो कर सकते हैं, ऐसी कोई कंट्रोवर्सी हम लोगों में नहीं है। और आप मान के चलिए कि बहुत भारी बहुमत से बीजेपी जीतेगी, क्योंकि फैक्ट्स हमारे साथ हैं, विकास के आंकड़े हमारे साथ हैं और लोगों का समर्थन हमारे साथ है, और मोदी जी और मुख्यमंत्री की विश्वसनीयता जो साथ काम कर रही है वो हमारे साथ है जी। संजय जी, सुदेश जी ने जितनी बातें कही उसमें से कितनी बातों पर कितने % आप सहमत हैं? बहुत मुश्किल है यह कह पाना कि कितने % बात पर उनकी बातों पर सहमत है। वो पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो इसके इतर कुछ और कह नहीं सकते। नेचुरल है, वो बीजेपी के साथ हैं तो नेचुरल है वो बीजेपी की सरकार है, उसके बारे में जिक्र करेंगे। लेकिन कुल मिला के मुझे लगता है कि बहुत कोई स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी बड़े तौर पे दिखाई नहीं पड़ती। अलग अलग कंस्टिट्यूंसी में कुछ मुद्दे हैं जिन मुद्दों को भुनाने की कांग्रेस कोशिश कर रही है। अगर कांग्रेस उन मुद्दों को भुनाने में सफल हो जाती है तो कांग्रेस जीत मतलब इस रेस में आगे निकल जाएगी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जो कहते हैं एक व्यापक तौर पे कोई एंटी इनकम्बेंसी दिखाई नहीं पड़ती, ये इस बात का सूचक है कि कोई भारी असंतोष सरकार से नहीं है। जी पंकज जी, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हो तो पंकज शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए। सुन रहा हूं जी। पंकज जी, मैं समझना चाहता हूं, संजय जी कह रहे हैं कि बहुत एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, आपको ऐसा लगता है? नहीं, मुझे लगता है कि संजय जी इस मामले में ठीक नहीं है। इनकम्बेंसी घनघोर है। पिछले 5 साल में जिस तरह सरकार चली है वहाँ, और कहने तो आप कुछ भी कहें, लेकिन तरक्की के ज़्यादा काम हुए नहीं है। जैसा मैंने कहा था कि ग्रामीण सड़कों की जो हालत है, किसानों की जो हालत है, ये बहुत बड़े मुद्दे हैं।
और चुनाव स्थानीय मुद्दों पर हो रहा है। राष्ट्रीय मसले तो एक तरफ है ही, महंगाई का और बेरोजगारी का, अग्निवीर का। सर, आप राष्ट्रीय मसलों पर मोदी जी से बचना क्यों चाहते हैं? ठीक है, मोदी राष्ट्रीय भी हो तो क्या लड़ना है, आप राष्ट्रीय पार्टी हैं, क्या चिंता करना? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अब वो वक्त नहीं रहा है जब मोदी जी का प्रभाव विधानसभा के चुनावों में उस तरह पड़ता हो। लोकसभा का पैटर्न वोट का अलग है और शायद अभी कुछ समय रहेगा, लेकिन अब राज्यों में स्थितियां बदलने लगी हैं। राज्यों में लोग अपने हिसाब से, स्थानीय मुद्दों के हिसाब से वोट देते हैं। ये जो था कि मोदी जी कहते थे कि आपका वोट सीधे मुझे आ रहा है, ये बात अब राज्यों में बहुत हद तक समाप्त हो चुकी है और काफी डाइल्यूट हो गई है। इसलिए मोदी जी का जादू आने वाले दिनों में राज्यों के चुनाव में चलने वाला नहीं है। ठीक है, 2024 का 2024 में देखें। जी, अभी आप समझते हैं कि राज बदलेगा? आखिरी कमेंट आपसे छोटा सा, या रिवाज बदलेगा? नहीं, राज बदलेगा। राज बदलेगा, ठीक है। कांग्रेस कम से कम 2/3 बहुमत के साथ सरकार हिमाचल में बना रही है। ठीक है, कार्तिकेय बहुमत के साथ। कार्तिकेय, राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा? आप पहले संजय जी से पूछिए, फिर मैं जवाब दूंगा। नहीं, आप अपना जवाब दीजिए, फिर मैं संजय जी का लास्ट कमेंट लूंगा, इसलिए मैंने संजय जी को छोड़ा है। मुझे लगता है कि रिवाज कायम रह सकता है और राज भी कायम रह सकता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ विजय जी, देखिए, मैं आपने मुझे कहा मैं कंफ्यूज रहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि स्थिति को जमीन पर पढ़ना हमारा काम है। और कभी कभी अगर उस स्थिति में धुंध है और हमें साफ नहीं दिख रहा, तो ये कह देना कि हमें साफ नहीं दिख रहा अपने आप में हमारा जो अपना जो हम काम करते हैं उसकी तरफ सच्चाई के साथ बात करने वाली बात है। सुदेश और जी, मैं वही कहूंगा। ठीक है सुदेश जी, राज बदलेगा रिवाज बदलेगा? देखिए, रिवाज बदलेगा हिमाचल का, बाकी जगह तो बदल चुका है। ठीक है, आपको पता है उत्तराखंड में कैसे हम लोग जीते, आपको पता है हरियाणा में कोई बोल नहीं रहा था, हम लोग वहां जीते, दोबारा जीते। जिस तरह से लोकसभा में जीते 2014 में, 2019 में और 2024 में भी जीतेंगे। संजय जी, लास्ट कमेंट आपका, बिल्कुल वक्त नहीं है मेरे पास। जिसको हम लोग प्रो इनकम्बेंसी बोलते हैं, ठीक है, ये विकास के कारण होता है। ठीक है संजय जी, के कारण होता है। ठीक है संजय जी। नहीं, जैसा मैंने कहा कि तस्वीर धुंधली दिखाई पड़ती है, अभी भी बहुत क्लैरिटी नहीं है, लेकिन कुल मिला के मुझे लगता है अगर किसी को है तो एज शायद बीजेपी को ही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंकज जी, आपका शुक्रिया संजय जी, आपका सुदेश जी, कार्तिकेय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकालेगा। राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा, इसकी जानकारी तो हमें 8 दिसंबर को पता पड़ेगी, जब धुंध हट जाएगा, धूप साफ होगी। आज हमने शो की शुरुआत में आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या हिमाचल में इस बार रिवाज बदलेगा। इस पर 52% लोगों ने हाँ के पक्ष में अपना वोट किया, वहीं 48% लोग इसके पक्ष में नहीं हैं। यानी धुंध अब भी यहाँ भी दिखाई दे रही है। आपने राजनेताओं की बात सुनी, पैनलिस्ट की बात सुनी, अब छोटी सी बात मेरी भी, यानी विजय भी। बचपन में जब जादू का खेल देखता था, तब जादूगर बंद पिटारे से हर बार कुछ नया निकाल कर लाता और हम अचरज से ताली बजाते रहते। बड़ा हुआ तो समझ आया कि डेमोक्रेसी में चुनाव से बड़ा तो कोई जादू ही नहीं है। हर बार ईवीएम की बंद मशीनें जब खुलती हैं तो कुछ नया निकलता है और लोग तालियां बजाते हैं। लेकिन चुनाव सिर्फ जादूगरी और बाजीगरी दिखाने या तालियां बजाने भर का खेल नहीं है। ये किस्मत बदलने की एक्सरसाइज है। किस्मत समाज की, प्रदेश की, देश की और आम आदमी की किस्मत, और हालात बदलने का मौका भी। झूठे वादों से भरमाने का वक्त चला गया है, अब हकीकत की जमीन पर उतरिए। चुनाव जीतकर आप राजा तो बन जाते हैं नेताजी, लेकिन याद रखिए, राजा बनाने वाले को किंग मेकर कहते हैं और डेमोक्रेसी में किंग मेकर जनता ही है। आखिरी बात, चाह के भी अपनी तकलीफ हम कहें तो कहें किससे, या हर आम अपने फायदे की फिराक में फिरता है। आज के कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपना ख्याल रखें और उनका ख्याल रखें जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार।